हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू केस लॉज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। मतलब पहले प्रीवियस क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि इंड एस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, फेज़ वन का क्राइटेरिया क्या है, फेज़ टू का क्राइटेरिया क्या है, एनबीएफसी कंपनी पे क्या एप्लीकेबिलिटी है इंडियस की, एंड इंश्योरेंस कंपनी पे क्या एप्लीकेबिलिटी है। वो तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर एक कंपनी है, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर कैसे इंडेक्स एप्लीकेबल होगा, ये हम लोग आज देखेंगे थ्रू सम केस लॉज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट केस लॉ है रिलेटेड टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स इन केस ऑफ फेलो सब्सिडरी। अब फेलो सब्सिडरी क्या होता है? जैसे कि आपका एक कंपनी है, आपकी कंपनी है और उसकी होल्डिंग कंपनी, सपोज बाय एग्जांपल वी विल डिस्कस लाइक ए लिमिटेड is a company having a net worth of 300 crores. As in our example, it is showing that A Limited is a company having a net worth of 300 crores. तो इस पे इंडेक्स लग गया है, तो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी फेज टू आ गई है इस पे। अब इसकी होल्डिंग कंपनी जो कि एक्स लिमिटेड है, जो कि 100% होल्ड कर रखी है, उस पर भी इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। बिकॉज इंडेक्स खुद बोलता है कि इसकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सब पे लग जाए इरेस्पेक्टिव ऑफ दी नेटवर्थ क्राइटेरिया। लेकिन ये इंडेक्स ये नहीं बोलता है कि आपकी जो फेलो सब्सिडरी है उस पे भी इंडेक्स लगेगा। ये तो इंडेक्स ने बोला नहीं कि फेलो सब्सिडरी भी कवर हो जाएगा इंडेक्स में। फेलो सब्सिडरी मतलब जैसे कि आपकी होल्डिंग कंपनी है, ए लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जैसे ए लिमिटेड तो एक सब्सिडरी हो गई, उसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है उस पे इंडेक्स लगेगा कि नहीं, उस पे जरूरी नहीं है इंडेक्स लगना। बिकॉज इंडेक्स तो होल्डिंग कंपनी पे तो नहीं लग रहा है। होल्डिंग कंपनी का जो नेटवर्थ क्राइटेरिया है वो 100 करोड़ है, जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि क्राइटेरिया ए लिमिटेड फुलफिल कर रहा है, तो उसके चलते होल्डिंग कंपनी को भी इंडेक्स अप्लाई हो रहा है, सब्सिडरी को भी हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर को भी हो रहा है, एसोसिएट जो कि ए लिमिटेड से रिलेटेड है। लेकिन एस लिमिटेड जो है, जिसका नेटवर्थ क्राइटेरिया -10 करोड़ है, वो किसी भी एंगल से ए लिमिटेड से कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए फेलो सब्सिडरी के ऊपर इंडेक्स अप्लाई नहीं होता। तो ये था एक एग्जाम्पल। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी हैड अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कॉन्सोलिडेटेड पर्पस के लिए एस लिमिटेड को बनाना पड़ेगा इंडेक्स का बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्स लिमिटेड को, तो फिर इंडेक्स बनाना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि फेलो सब्सिडरी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो बनाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका नेटवर्थ क्राइटेरिया एक्सीड हो। फेलो सब्सिडरी आर नॉट कवर्ड अंडर इंडेक्स एज फॉर दीज एग्जाम्पल्स, however they can adopt index voluntarily. It is better if they prepare their financial statement in index for CFS, consolidated purpose के लिए better ना they had voluntarily adopt index. Next topic is related to applicability of index in case of investors. So this is explained via example. Like H Limited is holding 25% of stakes of associate company. Like means this is an associate company having a net worth of 260 crores. So the criteria exceed 250 crores, index apply in phase 2. ABC Limited having a net worth of 20 crores and invested in associate 75%, or ABC has having a 75% of shareholding in associate, and H Limited is having 25% of shareholding in associates. So 75% brings a relationship between
associate and ABC Limited, that holding subsidiary relations in case of ABC Limited and associate. But in case of H Limited and associate, there is no such relationship exist. The holding, the H Limited which invest or which hold the shares of associate, that is 25%. That having a significant influence but not having any relationship with associate. So H Limited will not follow Ind AS, because Ind AS is applicable only to the person who is holding of that company, who is the subsidiary, associate or JV of that company. But H Limited is just making his investment in associates, but only having a significant influence, that is more than 20%. So in case of investors, Ind AS will not apply. This is explained via this example. H Limited is not covered in under Ind AS because H Limited is not the holding company of A Limited. A Limited means associate. H Limited is only an investor having significant influence in A Limited. But H Limited may adopt. H Limited adopt कर सकता है Ind AS voluntarily if not continue to prepare gap for its financial reporting. सो अगर वॉलेंटरली कर सकता है, लेकिन एच लिमिटेड को मैंडेट नहीं है कि वो Ind AS फॉलो करे, क्योंकि उसने 25% का स्टेक ले रखा है एसोसिएट में. तो ये ज़रूरी नहीं, बिकॉज वो तो इन्वेस्टर फॉर्म में है, इन्वेस्टमेंट किया है अपना एसोसिएट में, उसका कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है एज अ जेवी, एज अ होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, एज अ एसोसिएट रिलेशनशिप, एज अ सब्सिडरी रिलेशन, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो रहा. सो वो इन्वेस्टर की तरह उसने इन्वेस्ट किया एसोसिएट में, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो Ind AS अप्लाई हो उस पर एच लिमिटेड पे. यही बोला है इस एग्जाम्पल में. तो इन्वेस्टर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो Ind AS अप्लाई करें, इन्वेस्टर्स के ऊपर Ind AS अप्लाई नहीं होगा. नाउ रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर पे भी Ind AS अप्लाई नहीं होता है. अगर कोई जॉइंट वेंचर है जिसका नेटवर्थ क्राइटेरिया 280 करोड़ है, तो Ind AS उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा. लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया उसमें, जैसे ए लिमिटेड ने 50% होल्डिंग ले रखी है जॉइंट वेंचर की, और बी लिमिटेड ने 50% होल्डिंग ले रखी है, तो Ind AS इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट वेंचरर इफ दे हैविंग 50% और लेस. अगर उनका 50% और लेस देन 50% क्राइटेरिया है, तब उन लोग पे Ind AS नहीं अप्लाई होगा. बिकॉज अगर कोई भी मतलब मोर देन 50% होता है, तब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है. अगर ये तो लेस देन 50% और ज्वाइंट वेंचर मीन्स इक्वली दे आर पार्टिसिपेटिंग और इक्वली दे आर इन्वेस्टिंग in and make one joint venture company. So as the Ind AS is applicable only on that company whose net worth exceed 500 crores or 250 crores and its holding company JV and associate. तो ये जॉइंट वेंचर दोनों ने मिलके बनाई है, लेकिन उन लोग का जो स्टेक्स है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, वो 50% एंड लेस है. अगर 50% और मोर होता, तब उन लोग होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता. क्योंकि 50% और लेस है, तो जॉइंट वेंचर कंपनी पे Ind AS अप्लाई नहीं होगा. As for this example, case laws related to applicability of Ind AS in case of step down subsidiaries. स्टेप डाउन सब्सिडीज क्या होती है? होल्डिंग कंपनी पे नेटवर्थ क्राइटेरिया 300 करोड़, जो कि Ind AS अप्लाई हो गया उस पर फेज 2 में. फिर उसका जब होल्डिंग पे हुआ तो उसका सब्सिडरी पे भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्थ क्राइटेरिया सब्सिडरी पे हो गया. अब उसका भी सब्सिडरी पे हो जाएगा. स्टेप डाउन सब्सिडरी मीन्स होल्डिंग का सब्सिडरी, सब्सिडरी का सब्सिडरी, वो स्टेप डाउन होता है. स्टेप डाउन सब्सिडरीज पे Ind AS अप्लाई हो जाता है, बिकॉज फॉर कंसोलिडेशन पर्पस इट इज रिक्वायर्ड. और स्टेप डाउन सब्सिडरी में Ind AS अप्लाई हो जाता है, लेकिन फेलो सब्सिडरी में
इंडेस अप्लाई नहीं होता जब तक कि उन लोग का नेटवर्थ एक्सीड नहीं हो जाए. लेकिन फॉर कॉन्सो पर्पज दे हैव टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एज पर इंडेस. अब रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी. In phase 2, all listed companies are covered irrespective of their net worth criteria. In phase 2, the company is listed and the net worth, even the net worth is negative, index will apply. So that is only saying via this example, as H Limited is a listed company. As this company is listed, index apply irrespective of the net worth criteria. If H Limited is not listed, अगर H Limited listed नहीं होती तो index will not apply. तो listed criteria irrespective of the net worth criteria, index will apply in case of listed companies. Case laws related to applicability of in case of partnership firm. Suppose A Limited having a net worth of 290 crores. Index will apply in phase 2. Now A Limited is also having 70% of its holding in ABC Limited, which is a partnership firm. So whether index will apply on partnership firm, also whether any relationship exist कर रहा है क्या partnership और A Limited में. तो इसमें ये बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म पे इंडेक्स नहीं लगेगा, लेकिन ABC लिमिटेड जो पार्टनरशिप फर्म है फॉर उनको रिपोर्टिंग करने अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जो पार्टनरशिप फर्म बनाएगी वो इंडियन गैप के हिसाब से ही बनाएगी, लेकिन ए लिमिटेड को जो अपना फिगर वो रिपोर्ट करेगी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग, उसके लिए उनको इंडेक्स का फिगर देना पड़ेगा. ओनली गिव फिगर टू ए लिमिटेड फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग एज पर इंडेक्स. तो पार्टनरशिप फर्म को अपना बैलेंस शीट जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है वो इंडियन गैप के हिसाब से ही बनाएगी, लेकिन फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग पर्पस एबीसी लिमिटेड को देना पड़ेगा इंडेक्स का फिगर फॉर टू ए लिमिटेड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस. Concept of joint venture arrangements, like if two party equally invest and open a new company and control jointly, means two party equally invest an amount, certain amount, and form a new company and they control that company jointly. That is the concept of joint venture. Joint venture is an arrangement whereby the parties having joint control of arrangement having right to the net asset of the joint arrangements. So India's 111 apply, unanimous decision will be taken by the venturee or joint venturer. So this is the case laws through which I want to discuss today some of the investments made by the company in case of partnership firm, in case of listed company, in case of step down subsidiaries, in case of joint venturer, in case of associates, in case of investors, in case of fellow subsidiaries. So I hope my topic is beneficial for all of you, and if you like, please subscribe and share my channel. Thank you for watching my video.